不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们。 चाइना आज के टाइम में दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री में से एक है, लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आज से 40 साल पहले चाइना का पॉवर्टी रेट 90% से ज्यादा थी। गरीबी और भुखमरी से पूरे देश का बुरा हाल था। लेकिन अगले 30 सालों में ऐसा क्या भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला जो चाइना आज कहां से कहां पहुंच गया। ग्लोबल जीडीपी में चाइना का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1% था 1978 में। आज के दिन वो 18% का कंट्रीब्यूशन देता है ग्लोबल जीडीपी में। चाइना की पॉवर्टी रेट 1% से भी कम का हो गया है और चाइना अब दुनिया की सेकंड सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन गया है। अब कई मायनों में इसे एक सुपर देश कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन अब सवाल है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया, क्या जादू यहाँ पर देखने को मिला। आइए जानते हैं इस वीडियो में दोस्तों। – 1949 में माओ जेडोंग की अगुवाई में कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना में सरकार बनाई। अब उस समय चाइना की हालत बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ करती थी। देश भुखमरी और गरीबी से जूझ रहा था। ज्यादातर लोग गांव में रहते थे और खेती पर ज्यादा डिपेंड थे, और ना ही चाइना में कोई ऐसी बड़ी इंडस्ट्री या फिर कंपनी थी जो लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सके। रोड नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत कमजोर हुआ करता था, और सरकार चाहती थी कि चाइना जल्दी से एक पावरफुल कंट्री बन जाए। और इसी कोशिश में कम्युनिस्ट पार्टी के माओ ने एक बड़ा प्लान स्टार्ट किया जिसका नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। अभी आइडिया सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा था। प्लान था इसमें चाइना को तेजी से एक इंडस्ट्रियल कंट्री बनाना, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम हुई कि ये प्लान जमीन पर सही से काम नहीं कर सका। और इस आइडिया के मुताबिक खेती में बड़े बदलाव किए गए, जहाँ पर लोगों को फार्मिंग के लिए ग्रुप्स में काम करने के लिए बोला गया। लेकिन कई जगहों पर खेती का प्रोडक्शन गिर जाता है और फिर शुरू होता है चाइना का बुरा दौर, भुखमरी का दौर। 1959 से 1961 के बीच में चाइना में एक बहुत बड़ी फैमीन आई, ग्रेट चाइनीज फैमीन। These pictures represent but a tiny fraction of the millions who died during the Chinese famine of 1958 to 1961, the worst the world has ever known. Estimates of the dead range between 30 and 40 million people, as if the entire state of California had been wiped out. The famine and its deaths were the direct result of Mao's so-called Great Leap Forward. जिसके बाद 3 से 4 करोड़ लोगों की जान चली जाती है और कई करोड़ लोग इसके चलते अफेक्ट होते हैं। ये फैमिन ह्यूमन हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी फैमिन मानी जाती है, और इस घटना के बाद चाइना को एक बड़ी सबक मिलती है कि सिर्फ गवर्नमेंट के आदेश से देश की इकोनॉमी नहीं चलती है। लोगों को यहाँ पर काम करने के लिए एक्सप्रेशन चाहिए होता है और फार्मर्स को उस चीज से फायदा मिलना चाहिए। लेकिन चाइना को इस लेसन को समझने के लिए भी कुछ साल और लगने वाले थे, और जिसके बाद 1976 में माओ जेडोंग की डेथ हो जाती है। और जिसके बाद चाइना की पॉलिटिक्स में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू होता है, और इस बदलाव में सबसे बड़ा नाम निकलकर सामने आया डेंग सियाओपिंग। अब यहाँ पर डेंग जो थे वो चाइना के डेवलप के बारे में एक अलग तरीके की सोचना शुरू करते हैं। उनका सबसे बड़ा फोकस था कि देश की इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए, और यहीं से चाइना की कहानी पूरी तरीके से बदल जाती है। 1978 के बाद चाइना ने धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को बदलना शुरू किया। पहले किसानों को ज्यादा फ्रीडम दिया गया, जिससे खेती का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ने लगा, और फिर चाइना ने दूसरी कंट्रीज की कंपनी को अपने यहाँ आने दिया, और यहीं से फैक्ट्री चाइना की सबसे बड़ी ताकत निकलकर सामने आई। अगर किसी देश की कंपनी को ऐसा देश चाहिए जहाँ पर वर्कर्स जॉब ढूंढ रहे हैं, जहाँ पर जमीन और फैक्ट्रीज दोनों अवेलेबल हों, जहाँ पर सामान बड़े स्केल पर बनाया जा सके, तो चाइना एक परफेक्ट जगह बनता जा रहा था इस काम के लिए। और चाइना ने इसी चीज का फायदा उठाया। यहाँ पर चाइना की सरकार ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जहाँ पर फॉरेन कंपनी को बिजनेस करने में आसानी हो, और उन्हीं में से एक फेमस जगह थी शेंजेन। आज के टाइम में शेंजेन चाइना का मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिटी बन गया है। This is the Chinese megacity of Shenzhen, a gleaming monument to China's economic miracle. लेकिन उस समय ये आज के शेंजेन से काफी अलग हुआ करता था।
चाइना ने यहाँ फैक्ट्रीज और बिजनेस को बढ़ावा दिया और धीरे धीरे फॉरेन कंट्री देश में आने लगी, जिसकी वजह से चाइना में फैक्ट्रीज आने लगी और लोगों के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी भी बनने लगी और लाखों लोग विलेज से शहर की तरफ आने लगे। और फिर एक साइकिल शुरू हुआ, फैक्ट्रीज आई, जॉब बनी, लोग शहर आए, शहर बड़े हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर बने और ज्यादा फैक्ट्रीज आई और तब चाइना की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी। और अब उस समय चाइना के पास एक बड़ी एडवांटेज थी, बहुत बड़ी पॉपुलेशन, जिसका मतलब चाइना के पास बहुत सारे वर्कर्स हैं और चाइना की गवर्नमेंट ने इसी वर्कफोर्स को मैन्युफैक्चरिंग में लगा दिया। कपड़े, जूते, टॉय, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मोबाइल फोन, लगभग हर तरह के सामान चाइना में एक बड़े स्केल पर बनने लगा। और यहीं से चाइना के दिमाग में एक इम्पॉर्टेंट आइडिया आता है कि सिर्फ सामान बनाना काफी नहीं है, उसे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है। अगर कोई कंट्री 10,000 फोन बना रही है तो चाइना 10 मिलियन फोन बना सकता है और यही चाइना का सबसे बड़ा एडवांटेज बना। चाइना ने धीरे धीरे पूरी दुनिया के सप्लाई चेन में अपनी जगह बना ली। चाइना अब तेजी से आगे बढ़ने लगा था, लेकिन 2001 में एक ऐसा फैसला हुआ जिसके बाद चाइना का ग्रोथ और तेजी से बढ़ने लगा। चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गया। अमेरिका और यूरोप की कंपनी चाइना में प्रोडक्शन करने लगी और यही कारण है कि अमेरिका अगर अपनी सबसे बड़ी गलती मानता है तो यही है कि चाइना को WTO में शामिल करना। और इसी डिसीजन से अमेरिका आज भी पछतावा करता है। चाइना में सामान कम कॉस्ट में बड़े स्केल पर बनाया जा रहा था और फिर एक समय ऐसा आया जब आप दुनिया के किसी कोने में हो, कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, किसी भी देश से खरीद रहे हो, तो उस पर लिखा मिलता था मेड इन चाइना। Made in China. अब यहाँ पर चाइना सिर्फ एक कंट्री नहीं रहा, अब वो धीरे धीरे बन चुका था द फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड। और इस फैक्ट्री से जो पैसे आए, चाइना ने उसे सिर्फ खर्च नहीं किया, उसने उसका बड़ा हिस्सा अपने देश के डेवलपमेंट में लगाया, रोड्स, ब्रिज, पोर्ट, रेलवे, पावर प्लांट और फैक्ट्रीज में। और यही चाइना की अगली सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। अब मैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात तो बताना भूल ही गया कि आज के टाइम में हमारे इंडिया में चाइना का प्रोडक्ट 30 से 40% तक मिल जाएगा और हर किसी के घर में मेड इन चाइना का एक ना एक प्रोडक्ट तो जरूर मिल जाएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। एक देश की इकोनॉमी सिर्फ फैक्ट्री से नहीं चलती है। अगर फैक्ट्रीज में सामान बन गए हैं लेकिन उसे दूसरे शहर तक पहुंचाने के लिए रोड्स नहीं है तो प्रॉब्लम तो होगी, और अगर पोर्ट अच्छा नहीं है तो सामान को दूसरे देशों तक पहुंचाना मुश्किल होगा। और अब चाइना ने इस प्रॉब्लम को भी बहुत पहले ही समझ चुका था और इसीलिए उसने एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू किया। नए रोड्स, मैसिव ब्रिज, हर पोर्ट, रेलवे, हाई स्पीड ट्रेन, नई नई एयरपोर्ट्स और नई नई सिटीज। चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतनी तेजी से डेवलप किया कि दुनिया के बाकी देशों के लिए ये एक अलग ही लेवल का एग्जाम्पल बन गया। और अब इसका सीधा फायदा फैक्ट्रीज को मिलने लगा। फैक्ट्रीज से सामान निकला, ट्रक में लोड हुआ और रोड से पोर्ट पहुंचा, फिर शिप में और फिर दुनिया के किसी दूसरी कंट्री में पहुंच गया। और अब यहाँ पर चाइना ने सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं बनाई, उसने दुनिया की पूरी सप्लाई चेन तैयार कर रखी थी। लेकिन चाइना के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अगर चाइना सिर्फ चीप प्रोडक्ट बनाता रहा तो फिर कोई दूसरी कंट्री कल उससे भी सस्ता सामान बना सकती है। और फिर चाइना ने सोचा कि अगर टेक्नोलॉजी में भी आगे जाना होगा तो हमें टेक्नोलॉजी को भी समझना पड़ेगा। और यहीं से चाइना की दूसरी सबसे बड़ी रेस शुरू हुई। चाइना ने यहाँ पर टेक्नोलॉजी में भी पैसे लगाने शुरू कर दिए। 5G और AI जैसे बड़े टेक्नोलॉजी में, रोबोट्स, बैटरीज और इलेक्ट्रिक कार बनाने में भी चाइना ने काफी पैसे इन्वेस्ट किए। यहाँ तक कि उसने सोलर एनर्जी में दुनिया के ग्लोबल रैंकिंग में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। और चाइना दुनिया का करीब 80% सोलर पैनल और मशीन खुद बनाता है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भी चाइना 2 नंबर पर आता है। China clearly views exploration of other planets and outer space as part of its overall national development. As a result, the country achieves many successful stories when it comes to space program and outer space exploration. So, get ready to see the rise of China's space technology that shocked the world. सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में भी चाइना तीसरे नंबर पर आता है। और अब यहाँ पर चाइना का टारगेट साफ था कि दूसरों के लिए सामान बनाने वाला देश नहीं बल्कि खुद टेक्नोलॉजी बनाने वाला देश बनना है। और इसी का एक बड़ा एग्जांपल है इलेक्ट्रिक व्हीकल। आज दुनिया में सबसे ज्यादा ईवी इलेक्ट्रिक चीजें चाइना में बनता है। लेकिन चाइना ने सिर्फ कार बनाने पर फोकस नहीं किया, उसने बैटरीज पर भी फोकस किया, क्योंकि बैटरीज इलेक्ट्रिक कार की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और इसीलिए चाइना ने पूरी सप्लाई चेन पर काम की। और फिर चाइना की कंपनी ने दुनिया के कई मार्केट में इलेक्ट्रिक कार बेचनी शुरू कर दी। और यही कहानी सोलर पैनल्स और बैटरी में भी देखने को मिली।
चाइना ने इन इंडस्ट्रीज को इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बना ली कि पूरी दुनिया के सप्लाई चेन में उसका बड़ा रोल हो गया। और यहीं पर चाइना अब दुनिया का सबसे सस्ता सामान बनाने वाला देश नहीं था, वो धीरे धीरे फ्यूचर टेक्नोलॉजी बनने वाला देश बनना चाहता था। चाइना ने दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया और अब चाइना के पास पैसा था, कंपनीज थी, फैक्ट्रीज थी और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। और अब चाइना ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसे सीधी भाषा में समझे तो चाइना दूसरे देशों में रोड्स, रेलवे, पोर्ट, एनर्जी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट और कंस्ट्रक्शन करने लगा। एशिया से लेकर अफ्रीका तक और कई दूसरे रीजन में भी चाइना की कंपनी दिखाने देने लगी। Let's talk about China's Belt and Road Initiative. The BRI is a gigantic plan for a global network of ports, roads, railways, and other infrastructure to connect China to the world. 我们的共同目标是携手努力，让各国互联互通更加有效。 The most expensive infrastructure project in history. The Belt and Road Initiative, a boom, a bust, or just a buzzword? It is also a way through which China confirms its role as a global power. The US and other Western countries are worried and recently announced their own plan. We think that there's a much more equitable way to provide for the needs of countries around the world. So what exactly is the BRI? What's in it for China? And why do some countries see a big economic opportunity while others see a threat? इससे चाइना का सिर्फ बिजनेस नहीं बढ़ा, बल्कि उसका इन्फ्लुएंस भी बढ़ने लगा। क्योंकि जब किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके इन्वेस्टमेंट से बनता है तो उस देश के साथ साथ आपका इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी मजबूत होता है। और इसीलिए बेल्ट्स और रोड सिर्फ रोड्स और ब्रिज बनाने की कहानी नहीं थी, ये चाइना के ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का एक बड़ी स्ट्रेटेजी थी। और अब इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, अमेरिका और चाइना। अमेरिका कई डेकेड से यहाँ पर सबसे पावरफुल कंट्री में से एक रहा है। We don't need to belong. I can see it fall from the blood red sky. We got to fight it all. Racing to this is where we draw the line. लेकिन अब चाइना की ग्रोथ ने अमेरिका के सामने एक बड़ा कंपटीटर खड़ा कर दिया था। और कंपटीशन सिर्फ गन्स और मिसाइल का नहीं था, कंपटीशन टेक्नोलॉजी का था। एआई, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक कार, बैटरीज, स्पेस और ट्रेड का था। और सबसे बड़ी बात कि कौन आने वाली समय में टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करेगा। और इसी वजह से अमेरिका और चाइना के बीच रिस्ट्रिक्शन और टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शन को लेकर टेंशन बढ़ी है। दोनों कंट्री एक दूसरे को सिर्फ बिजनेस कंपटीटर नहीं मानते, बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कंपटीटर की तरह देखने लगे। चाइना ने स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर अपनी मिलिट्री पावर्स भी डोमिनेंस किया। आज चाइना की मिलिट्री स्ट्रेंथ जीएफआई के अकॉर्डिंग तीसरे नंबर पर आती है। चाइना ने अपने नेवी को भी तेजी से एक्सपेंड किया, 5th जनरेशन की मॉडर्न फाइटर जेट्स बनाए। चाइना यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ चुका था कि अगर दुनिया में पावर बनाना है तो सिर्फ पैसा काफी नहीं है, आपके पास टेक्नोलॉजी और मिलिट्री स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। लेकिन अब तक की कहानी सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि चाइना ने हर चीज सही कर दी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइना के सामने आज कई बड़ी प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी पॉपुलेशन। चाइना की पॉपुलेशन तेजी से बूढ़ी हो रही है, यानी फ्यूचर में वर्कर्स की संख्या कम हो सकती है और बुजुर्ग लोगों की संख्या बढ़ सकती है। और दूसरी प्रॉब्लम है रियल एस्टेट। चाइना में प्रॉपर्टी सेक्टर बहुत बड़ा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस सेक्टर में कई प्रॉब्लम्स आई हैं। तीसरी प्रॉब्लम है कर्ज, डिबेट। चाइना के कई लोकल्स गवर्नमेंट पर काफी कर्ज है। और चौथी प्रॉब्लम है कि इकोनॉमी की ग्रोथ पहले जैसी नहीं रही। जब चाइना बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था तब ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी बड़ी होती गई वैसे वैसे उसकी स्पीड भी कम होती गई। और अब चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ की स्पीड को बढ़ाने के लिए अलग रास्ता ढूंढना होगा। और चाइना के सामने अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगले 20 साल में ग्रोथ कहां से आएगी। क्या सिर्फ फैक्ट्री से? तो शायद नहीं।
अब चाइना ज्यादा फोकस कर रहा है एआई पर, रोबोट बनाने में और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग बनाने पर, और सबसे ज्यादा अपने कंट्री के लोगों की स्पेंडिंग बढ़ाने पर। क्योंकि अगर चाइना सिर्फ दूसरे देशों को सामान बेचता रहेगा तो दूसरे देशों की इकोनॉमी कमजोर होने पर चाइना पर भी असर पड़ेगा, और इसीलिए चाइना चाहता है कि उसके अपने कंट्री के लोग ज्यादा सामान खरीदे, अपने कंट्री का ज्यादा सर्विस इस्तेमाल करे और इकोनॉमी के अंदर पैसा ज्यादा घूमे। तो अब वापस आते हैं उसी सवाल पर कि क्या चाइना अगला सुपर पावर है। सच तो ये है कि आज भी चाइना सबसे पावरफुल कंट्री में से एक है। तो उसकी टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग पावर, मिलिट्री, इकोनॉमी बहुत बड़ी है और दुनिया के कई देशों में उसका इन्फ्लुएंस तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ चाइना के सामने भी प्रॉब्लम्स कम नहीं है। पॉपुलेशन धीरे धीरे बूढ़ी हो रही है, प्रॉपर्टी सेक्टर में भी काफी प्रॉब्लम्स हैं और देश में लोकल गवर्नमेंट के ऊपर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिका के साथ भी कंपटीशन तेजी से बढ़ रहा है और इसीलिए दुनिया में अगर कोई कंट्री है जो अमेरिका को खुलेआम आग दिखा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ चाइना है। एक तरफ चाइना है तो एक तरफ अमेरिका, और इनके बीच की कंपटीशन सिर्फ दो देशों के बीच की कंपटीशन नहीं है। ये कंपटीशन तय कर सकते हैं कि आने वाले 20-30 सालों में दुनिया की इकोनॉमी कैसी होगी और कौन दुनिया की सप्लाई चेन को कंट्रोल करेगा, किस देश का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा बाकी के देशों पर। आज चाइना कितना आगे निकल चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है कि क्या वो अमेरिका को पीछे छोड़ पाएगा।